everyone, this is our 12th lecture of quantum mechanics. So लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन दोनों को ऑर्थोगोनल कैसे, ये जो अपना नॉर्मलाइज्ड आया था 1D बॉक्स के लिए, पार्टिकल इन 1D बॉक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए हम जो भी जितनी भी राम कहानी है वो सारी हम पढ़ने वाले हैं। और हमने क्या किया है, कुछ पढ़ लिए, कुछ रहती है। तो क्या था कि ये वेव फंक्शन आया था हमारे पास, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। कौन सा था ये? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन था। तो हमें यहाँ प्रूव करना है ऑर्थोगोनल। क्या प्रूव करना है? ऑर्थोगोनल है या नहीं है इसके वेव फंक्शंस। तो क्या होता है, जो ये पार्टिकल है हमारे पास, इसके पास क्या होगा, ये जो पार्टिकल है इसके पास क्या होता है कि बहुत सारी क्या होती हैं एनर्जी, हमने इसकी निकाली है। तो इसकी एनर्जी क्या होती है, हमने क्वांटाइजेशन टर्म पढ़ी थी, डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी। तो ये होता है कि जब कोई पार्टिकल है तो उसके पास क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, और जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं ये वो सब कैसे होगा, लेकिन उसको मैं आपको ऑर्थोगोनल से रिलेट करके बताती हूँ एक बारी। तो हम उसको पढ़ने वाले हैं कि क्वांटाइजेशन वगैरह क्या होगा इसमें, कैसे होगा। तो अब ये एनर्जी है, तो ये जो हमारे पास पार्टिकल है इसकी अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसकी जो एनर्जीज होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ठीक है, पोजीशन इसकी डिफरेंट है, इसकी क्या होंगी, एनर्जीज भी होंगी, वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट इसके क्या होंगे, वेव फंक्शंस होंगे। तो अगर हमें मान लो इसके किसी भी दो वेव फंक्शंस को क्या करना है, प्रूव करना है कि वो क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, तो हम ना दो वेव फंक्शन मान लेते हैं। एक तो मान लेते हैं साई एम और एक मान लेते हैं साई एन। ठीक है, और हमें ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है दो वेव फंक्शंस का, और उसको क्या करना होता है, जीरो के इक्वल प्रूव करना होता है। ठीक है, अब वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, मतलब होल स्पेस में होता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि सिर्फ दो लेंथ पढ़ रहे हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या रहेगी, जीरो सेल रहेगी, और हम एक्स कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास क्योंकि अब जो वेव फंक्शन है वो क्या है, अंडर द रूट 2/L साइन n पाई x बाई एल, ये है। लेकिन m के लिए लिखेंगे तो हम यहाँ पे m लिख देंगे। ठीक है, m के लिए लिख देंगे, और अगर हम लिखें n के लिए तो जो दूसरा वाला वेव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, साइन n पाई x बाई एल dx के रिस्पेक्ट में, और ये जीरो, और यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 to n। क्यों आया जीरो, क्योंकि हमें ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। ये चीज़ हमें करनी है, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अगर मैं देखूँ इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को, तो मुझे यहाँ से ये क्लियर हो रहा है, ये क्या है, 2/L बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये 2/L, क्योंकि हाफ पावर इसकी है, हाफ पावर इसकी है, हाफ और हाफ 1 होता है, तो इनकी पावर 1 हो जाएगी। और ये क्योंकि कांस्टेंट भी है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको बाहर लिख देंगे। कांस्टेंट क्यों है ये, क्योंकि हमने क्या किया, जो इंटीग्रेशन किया है वो x के रिस्पेक्ट में किया है, तो वी कैन राइट दिस L आउटसाइड द इंटीग्रेशन। ठीक है, जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है हम उससे इसको बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए, ये जो है ये सिंप्लीफाई हो जाए, हमें मतलब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन दिखेगा इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे इसको मतलब आसानी से सोल्व कर लेते हैं। जैसे क्या होता था जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो हमारे पास ना, अगर हमें कोई कह देता था 5 + 2 ऐड कर दो तो बहुत आसान लगता था। वहीं अगर इस पर रूट कोई लगा देता था तो हम थोड़ा घबरा जाते थे, ऐसा कुछ होता था ना। तो बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिखा है हमने इसको। तो बायो वाले बच्चे बहुत ज़्यादा डरे ना, ऐसा कुछ ना सोचें, इतनी कुछ मतलब इतना भी इसके अंदर मैथ्स यूज़ नहीं हुआ है, बेकार है, हम आपको ये कह के कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो साइन, ये क्या हो गया, साइन m, चलो इसको, ये तो लिखा हुआ है ऊपर तो इसको नहीं लिखते हैं यहाँ पे। अब ना एक चीज़ पढ़ी थी हमने, एक बात पढ़ी थी बहुत काम की। अब अगर मैं क्या करूँगा तो इस 2 को अंदर ही ले जाऊँ, अंदर ही रख लूँ। अब कहोगे क्यों, अब पहले तो बाहर रख रहे हो फिर इसको अंदर रखते हो, तो क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि इसको सोल्व करने के लिए ये इंटू में है, इसको और ज़्यादा मतलब इंटू में कैसे है, मतलब चलो इसको लिख के बताते हैं। साइन m पाई x बाई एल ऐसे है, और ये है साइन n पाई x बाई एल, ये ऐसे है। ठीक है, यस, इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा फर्दर अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको और किसी टर्म में अगर हम लिख सके तो क्यों ना लिख दें। ठीक है, जैसे कई बार साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, जब हमारे 10th में ट्रिग्नोमेट्री होती थी तो हम क्या करते थे, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख देते थे। ठीक है, ताकि हम उसको और सिंप्लीफाई कर सके और कोई सोल्यूशन निकाल सके, उसको करने के लिए कोई फॉर्मूला यूज़ कर सके। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये वाला 2 तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, मैं यहीं पे ये स्टेप करें, 2 से मल्टीप्लाई। आपको जब ये सोल्व करना है तो आपको प्रॉपर ये लिखना है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशन को, और 2 से ही क्या किया है, आपने इसको डिवाइड किया। ठीक है, आपको ये लिखना है। तो हम अगर ऐसा कर दें तो ये तो इससे हो जाएगा कैंसिल आउट, इस वाले से, इससे, अरे इससे क्यों करना है, वैसे इसको अगर आप सिर्फ अंदर लिख दोगे तो वो भी कोई सीन नहीं है, ये वाला और ये वाला यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ इसको ऐसे रख लो, तो यहाँ पे 1/L बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1/L।
अब क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कभी, और वो फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए, ठीक है, साइन बी, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया होता था, तो उसको हम क्या लिख सकते थे, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ऐसा हम लिख सकते थे। अब यहाँ से हमें अलग से दिख रहा है ए की वैल्यू हमारे पास एम पाई एक्स बाई एल है, और यहाँ पे बी की वैल्यू एन पाई एक्स बाई एल है, तो कर देते हैं इसको सोल्व ऐसे ही, 1 बाई एल एज इट इज रखो, 0 टू एल ये हमें रखना पड़ेगा हर बार, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है लोअर और हायर लिमिट की। अब इसको लिखेंगे कैसे, कोस लिख देंगे इसको, ए कितना है हमारे पास, एम पाई एक्स बाई एल माइनस एन पाई एक्स बाई एल, ये है हमारे पास, माइनस कोस ए कितना है, एम पाई एक्स बाई एल, और ये कितना है हमारे पास, एन पाई एक्स बाई एल, हमारे पास ये चीज़ें हैं, 0 के इक्वल प्रूव करनी है। अब क्या करेंगे, आप एक एक जो स्टेप है ना वो एज इट इज़ लिख लें, ताकि फिर और जब मैं इसको बार बार मतलब दोहराऊँ रिपीट करूँ तो आप वो अपना कॉपी पे देख ले, पेज पे देख ले, पेज पे देख ले लिखा हो, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा लिखते हैं ना बोर्ड पे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कभी इधर ध्यान जा रहा होता है, कभी इधर ध्यान जा रहा होता है, तो यहाँ पे आ गए, क्योंकि फिर ऐसा है ना कि ये तो ठीक है पर ऊपर कैसे किया था भूल गए, तो अब जो है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं क्या करूँ, 1 बाई एल एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है, कोस को एज इट इज़ रखते हैं, मुझे यहाँ से दिख रहा है पाई, इसमें भी एक्स, इसमें भी एल, इसमें भी है, यानी कि m माइनस एन, तो यहाँ एज इट इज़ रख लो, पाई एक्स बाई एल जो है वो कॉमन निकाल लो, ठीक है, या फिर यहाँ ऐसे लिख लो, लिख लिया ऐसे हो गया, माइनस कोस इसमें भी ऐसा ही है, m बस यहाँ पे प्लस है, n यहाँ पे आएगा पाई x बाई एल, हमें प्रूव करना है 0 है, हो गया ये। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमने ना फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे अलग से दिख रहा है, अब तो कोस का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, एक बार इसका कर दो, एक बार इसका कर दो, तो अगर मैं क्या करूँ, देखो ऐसे कर दो बेशक इसको, यहाँ पे ये तो दोनों के बाहर है, इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 to l, है ना इजी, एक बार इसका एक बार इसका, तो 1 बाई एल एज इट इज़ रखो, जो हमारे पास कोस होता है जब उसका इंटीग्रेशन करते हैं कोस एक्स डी एक्स, तो हमारे पास प्लस साइन एक्स आता है, और याद रखें जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं कोस एक्स का तो माइनस का साइन एक्स आता है, ठीक है, दोनों चीज़ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हो गया यहाँ पे ये रखो ऐसे 0 to l, अब ब्रैकेट लगा दो क्योंकि इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो हम हटा रहे हैं, तो कोस को हम लिखेंगे प्लस साइन m माइनस एन एज इट इज, ठीक है, पाई एक्स बाई एल, हो गया। डिवाइड क्या करते हैं हम, एंगल डिवाइड करते हैं, एंगल क्या है, ये वाली टर्म m माइनस एन इंटू पाई बाई एल, ये वाली चीज़ है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं इसको भी, यहाँ पे आएगा साइन m प्लस एन, यहाँ आएगा पाई एक्स बाई एल एज इट इज़, और डिवाइड क्या कर देते हैं, एंगल कर देते हैं, m प्लस एन इंटू पाई बाई एल, इसका एंगल है 0 के इक्वल, प्रूव करना है, ये चीज़ है। यहाँ तक आ गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, हमने क्या किया है, बस पहले फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले में हमने ये वाला फॉर्मूला बना दिया कोस वाला, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी बना दिया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, डिफरेंट इसको सेपरेट करके इसका क्या कर लिया हमने, इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अब क्या होगा यहाँ पे आगे, क्या कहानी होगी, क्या घटित होगा इसके साथ, तो ये होगा कि यहाँ से ये हो गया इतना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, ये वाली टर्म जो है पाई बाई एल, ये ना एंगल में नहीं है, अब ये इसके डिवाइड में है, इसको मैं अगर ऊपर लिखूँ तो ये इधर नहीं आएगा कि इससे कैंसिल कर दो, ये तो एंगल ही है, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो 1 बाई एल एज इट इज रखेंगे, 0 to l भी एज इट इज रहेगा, साइन m माइनस एन पाई एक्स बाई एल, डिवाइड करेंगे m माइनस एन से, ठीक है, और ये अब ये ना सोचे बिल्कुल भी इससे इसको कैंसिल कर, अरे भाई ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल नहीं है, ठीक है, इसके आगे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं लिखी हुई, साइन कोस थीटा 10, साइन कोस 10 कोसेकेंड सेकेंड, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, पाई बाई एल है, अगर मैं इस एल को यहाँ लिख दूँ और पाई तो इधर रहेगा ही, लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही करूँ, एल ऊपर पाई नीचे, और यहाँ पे साइन m प्लस एन पाई एक्स बाई एल एज इट इज, और यहाँ पे 0 के इक्वल प्रूव करना है। अब ये वाली चीज़ दोनों में है कॉमन, बाहर लिख देते हैं, ठीक है, कहाँ लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं इसको उठा के,
यहाँ पे लिखेंगे इंटू एल बाई पाई, एल से एल हो गया कैंसिल आउट, एल से एल अगर कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ बच गया 1 बाई पाई, क्या बच गया 1 बाई पाई बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे m प्लस एन बचा है ना, m प्लस एन यहाँ पे रह गया, ये बचा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम क्या करें कि ये वाली टर्म 0 के इक्वल हो जाए तो क्या करना है, अभी तो एक स्टेप और बाकी, इसको फर्दर सोल्व करने की कोशिश मत करो, क्या करो लिमिट्स पुट कर दो, मतलब कहीं आप ऐसे करने लग जाओ, एलसीएम ले लेते हैं फिर देखते हैं कुछ होता है, लिमिट पुट कर दो। अब बस लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 1 बाई पाई एज इट इज, तो क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ये बात ध्यान रखें, मैथ्स वाले बच्चों को तो पता होगी ये बात, ठीक है। अपर लिमिट है एल, लोअर है ये, तो पहले अपर पुट करते हैं, तो हो जाएगी साइन m माइनस एन एज इट इज बाई m माइनस एन, और यहाँ हो जाएगा पाई x बाई एल, और x की बजाय हमें पुट करना है l से l कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे साइन m प्लस एन बाई m प्लस एन, यहाँ पे पाई और यहाँ पे l बाई एल। अब यहाँ से एक बात देखें, और हमें माइनस करनी है लोअर लिमिट, अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करूँ, यहाँ पे 0 पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और 0 साइन 0 जो होता है हमारे पास वो कितना होता है 0 ही होता है, साइन 0 कितना होता है 0 ही होता है, तो वो वाली टर्म तो वहाँ से क्या हो जाएगी कैंसिल ही हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वो वाली टर्म तो मैं आपको लिख के दिखा नहीं रही, ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा, माइनस में आपको वो टर्म लिखनी है, चलो लिख ही देते हैं क्या फर्क पड़ता है, माइनस एन बाई m माइनस एन पाई इंटू 0 बाई एल, ठीक है, ये लोअर लिमिट है, साइन m प्लस एन बाई m प्लस एन पाई इंटू 0 बाई एल, ये वाली पूरी टर्म जो है 0 हो गई, 0 हो गई, तो यहाँ पे बचा है 1 बाई पाई, और यहाँ पे बचा हुआ है साइन m माइनस एन, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, m माइनस एन है यहाँ पे और ये पाई है, ठीक है, और वहाँ पे भी इतना ही है, कितना है m माइनस एन पाई है, और वहाँ पे कितना है माइनस साइन m प्लस कितना है हमारे पास पाई है। तो यहाँ से अगर हम एक चीज़ देखें तो हमारे पास क्या आ गया है, जो हमारे पास वैल्यू होगी m इसकी पाई की, वो भी कितनी होती है 0 होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, ये भी 0 ये भी 0, ये पूरी टर्म ही अगर 0 हो गई, और ये ऑलरेडी 0 था, पूरी टर्म अगर 0 हो गई तो ये क्या हो गया 0 ही हो गया, 1 बाई पाई बाहर है, तो 0 इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो गई राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, कार्टून बन गया ना ये, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गई, और ये हो गया प्रूफ, और यही हमें प्रूव करना था कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं, नॉर्मलाइज है या नहीं, ये तो हमने प्रूव कर दिया था, ऑर्थोगोनल प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया है, क्या प्रूव कर दिया है। तो अब क्या हो गया, यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये जो ऑर्थोगोनल हैं, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, एक वेव फंक्शन दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ऑर्थोगोनल से ये क्या हो गया प्रूव हो गया, ठीक है, कि कोई भी दो स्टेट्स जो हैं, ठीक है, ये जो बाकी की स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, क्या इंडिपेंडेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाले गए थे, क्या निकाले गए थे, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाले गए थे, इसके लिए 1D बॉक्स के लिए बहुत सारे कंक्लूजन निकाले गए। सबसे पहला कंक्लूजन था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, क्या था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। आई होप अब क्वांटाइजेशन, अब हम पढ़ने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले हैं पार्टिकल की 1D बॉक्स के अंदर। अब क्योंकि हमने पढ़ा था एनर्जी जो होती है n² h² अपॉन 8m l² के इक्वल होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं n की वैल्यू मेरे पास 0 है तो एनर्जी क्या हो जाएगी 0 ही हो जाएगी, ये तो यहाँ पे, ठीक है। n की वैल्यू 1 से बात करूं तो कितनी हो जाएगी एनर्जी, यहाँ पे h² अपॉन 8m l² हो जाएगी। अगर बात करूं, बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, एक सेकेंड रुकें, पहले एक बार ध्यान से सुने और देखिए। यहाँ पे हो जाएगी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4h² बाई 8ml² हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9h² अपॉन 8ml² हो जाएगी, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा ये कारवा। तो यहाँ पे ये अगर मैं इसके लिए बताऊँ एनर्जी लेवल्स, तो यहाँ पे ऐसे एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है, ये ऐसे हो गया। एनर्जी लेवल्स की बात करें अगर हम 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी इसकी h² अपॉन 8ml², ये है 4h² अपॉन 8ml², ये वाली है 9h² अपॉन 8ml², ये वाली कितनी हो जाएगी 4 16 h² अपॉन 8ml², ऐसे होती जाएगी।
यहाँ तक की बात समझ आ गई? कोई डाउट? वैल्यूज़ ऐसे हो गई। अब यहाँ से एक चीज़ सीखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ से एक बहुत मज़े की चीज़ सीखने वाले हैं हम। वो क्या है कि अगर ये यहाँ तक समझ आ गया और यहाँ पे अगर मैं कह दूँ ये मतलब बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं है, एनर्जी ज़ीरो है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें सीखेंगे एक साथ ही हम। अगर मैं एनर्जी डिफरेंस निकालूँ, डेल्टा ई, मतलब कि ऊपर वाले और नीचे वाले जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में गैप कितना है, एनर्जी डिफरेंस कितना है, यानी कि एनर्जी ऑफ n+1 माइनस एनर्जी ऑफ, ठीक है। यानी कि अगर मुझे E2 माइनस E1 निकालना है तो E2 कितना है मेरे पास 4h²/8ml² माइनस यहाँ पे कितना आएगा h²/8ml²। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 3h²/8ml² आ गई। कितनी आ गई 3h²/8ml² आ गई। सिमिलरली मैं निकालूँ अगर E3 माइनस E2 के लिए तो कितनी आएगी, E3 कितनी है हमारे पास 9h²/8ml² और ये कितनी है 4h²/8ml², तो ये कितनी आ जाएगी 5h²/8ml²। हम ऐसे क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे ये वाली चीज़ें चेक कर लें कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, या फिर मैं इससे आसान तरीका बता देती हूँ आपको, मतलब कि हमें चेक ही क्यों करना है। कोई कह दे कि भाई तुमने एनर्जी लेवल्स तो जो है वो बता दी हमें इस वाले फॉर्मूले में पुट करके n²h²/8ml²। अब हमें ये बता दो कि ये जो एनर्जी गैप्स हैं क्या इनका जो डिफरेंस है वो सेम है, मतलब E2 माइनस E1 E3 माइनस E2 के इक्वल है और E4 माइनस E3 ये इक्वल है, या फिर E4 माइनस E3 ग्रेटर है इससे, ठीक है, और ये इससे ग्रेटर है, या फिर ये इससे छोटे हैं। ये बता दो हमें एनर्जी लेवल्स के बारे में। तो यहाँ से अगर आप एक बात देखें तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सबसे पहले इसकी बात करते हैं, चलो छोड़ो इसकी बात करते हैं। एनर्जी जो है ना यहाँ से दिख रही है n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, h तो हमारा कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 8 भी कांस्टेंट है। एक चीज़ दिख रही है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, और एक चीज़ दिख रही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ये तीन चीज़ें यहाँ से हो गई कंक्लूड। यहाँ से हमने तीन चीज़ें क्या कर ली, कंक्लूड कर ली, कंक्लूजन निकाल लिया कि एनर्जी है n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। n² क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल है ये, एनर्जी लेवल है ये हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी लेवल, क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी जो है उसकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो वो एनर्जी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अगर मैं एक काम करूँ यहाँ पे, क्या करूँ, अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करूँ, क्या करूँ, जनरल फॉर्मूला डिराइव करूँ, यानी कि +1 माइनस En ये मुझे निकालना है। मान लो ये जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रही हूँ मैं एनर्जी डिफरेंस के लिए, तो ये कितना था, n+1 का स्क्वायर होगा, h² होगा अपॉन 8ml² होगा, माइनस में कितना होगा n² h² अपॉन 8ml² होगा। हो गया ये, n² और n² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो n² + 1 + 2n ऐसे हो जाएगा है ना, और यहाँ पे हो जाएगा ये 8ml² h² ऐसे आएगा ये, और यहाँ पे n² h² अपॉन 8ml² ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ देखी गई, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 2n + 1 आ रही है, और h² कॉमन है और 8ml² भी कॉमन है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल, मतलब n की वैल्यू बढ़ेगी वो पहले तो डबल होगी, मतलब जो एनर्जी डिफरेंस है वो डबल होगा और 1 ऐड होगा उसमें। तो क्या यहाँ मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है आपको, बस ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया यहाँ से, बस ये एक बार आप देख लें। अगर मैं आपको कहूँ, आपको एनर्जी लेवल मतलब 1 के लिए मैं अगर देखो एनर्जी डिफरेंस मतलब 2 और 1 के बीच में मान लो मुझे चेक करना है, तो मैं n1 पुट कर रही हूँ मान लो, तो 2 × 1 2 ही हो गया, +1 h²/8ml², कितना हो गया 3h² अपॉन 8ml² हो गया, 3h² अपॉन 8ml² हो गया, ठीक है। फिर अगर मैं निकाल रही हूँ 2 के लिए, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 2 × 2 4 5 हो जाएगा, 5h² अपॉन 8ml²। तो क्या आप यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि पहला वाला एनर्जी डिफरेंस, दूसरा वाला एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरा वाला देखने की कोशिश करें तो थर्ड के लिए क्या होगा
3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे जो इनके बीच का जो गैप था वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या मैं इस प्लॉट को ऐसे बना सकती हूँ, इस ग्राफ को बोल दो या एनर्जी लेवल्स है जो, इनको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। ये तो मान लो यहाँ से तो शुरू ही हो रही है वो चीज़, यहाँ पे बात करते हैं E=1, E=2 मान लो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऐसे इधर दिखाते हैं, E=3, E=4, ठीक है। 4 के लिए 16 h स्क्वायर थी, h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। 3 के लिए कितनी थी, 9 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर थी। ये एनर्जी थी, ये क्या थी, एनर्जी थी। और यहाँ पे कितनी थी, ये 2 के लिए 4h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, और इसके लिए थी h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना आया है, 3h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ये वाला आया है 5h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ये वाला आया है कितना, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ठीक है। हो गया ये 3h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, 5 7 ऐसे ये इंक्रीज होता चला जाएगा। ऐसे क्या होता चला जाएगा, ये इंक्रीज होता चला जाएगा। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एनर्जी गैप जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन क्या, विद इंक्रीज इन एनर्जी लेवल। तो एक बात तो हो गई यहाँ से क्लियर, यही हमें क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में बतानी थी बात, ठीक है। जो मेन बात थी वो तो यही बतानी थी। अब दूसरी बात करते हैं, यदि मैं क्या करूँ, जो एनर्जी वो हमें पता लग गया है, m स्क्वायर पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जैसे जैसे n बढ़ेगा तो एनर्जी डिफरेंस जो है, सेपरेशन है, क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ लेंथ की, अगर मैं बात करूँ किसकी, लेंथ की, यानी कि लेंथ पहले मैं ले लूँ 0 से l, फिर मान लो ये इसका हाफ हो गया, ठीक है। ये हो गया, मतलब मैं इसकी लेंथ इतनी कम करते जा रही हूँ, मान लो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर ऐसा था, ठीक है। तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि अगर मैं बॉक्स की लेंथ को कम करूँगी तो जो एनर्जी है वो क्या करती जाएगी, उसकी इंक्रीज करती जाएगी। जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। अब एनर्जी अगर इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, अगर एनर्जी इंक्रीज करेगी यानी कि क्या होगा, क्वांटाइजेशन जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्वांटाइजेशन क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो एनर्जी गैप होगा उनके बीच में वो क्या कर जाएगा, इतना इंक्रीज कर जाएगा कि क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू के बीच में कोई भी ऐसा एनर्जी लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो जिसके अंदर क्या जा सके, इलेक्ट्रॉन फर्दर जंप कर सके, पार्टिकल फर्दर जंप कर सके, ऐसा बचेगा ही नहीं। अब अगर मैं बात करूं कि मैं बॉक्स की लेंथ को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, और बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दूं कि मैं उसको इनफाइनाइट कर दूं, और ये अगर इनफाइनाइट हो गई तो किसी के भी जब डिवाइड बाई इनफाइनाइट होता है तो वो वैल्यू 0 हो जाते हैं, और वो वैल्यू 0 हो गई तो एनर्जी 0 हो गई, यानी कि वहां पे क्या हो गया, क्वांटाइजेशन खत्म हो गया, वैनिश हो गया। क्या हो गया, क्वांटाइजेशन विल वैनिश, क्वांटाइजेशन विल वैनिश। यानी कि क्वांटाइजेशन वैनिश होने का मतलब होता है कि ये जो एनर्जी लेवल्स है ना, ये इतने 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 मतलब एकदम मैसअप हो जाएंगे। यानी कि कहने का ये मतलब है कि एक तो मैं कहूँ कि सिर्फ 15 साल के बच्चे जो हैं वो कमरे में बैठ जाओ आके, एक मैं कहूँ जिसको आना है आके बैठ जाओ, ठीक है, भरे पड़े बच्चे, मतलब कि कोई वहाँ पे उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई क्वांटाइजेशन नहीं है, ऐसे ही तो कोई भी कहीं भी जाके बैठेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्वांटाइजेशन हो गया, मतलब सारे एनर्जी लेवल्स जो है वो मिक्स हो गए। इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एनर्जी लेवल में, पार्टिकल किसी भी एनर्जी लेवल में जा रहा है, हमें कुछ आइडिया नहीं, क्वांटाइजेशन वैनिश हो चुकी है वहाँ से। कब वैनिश होगी, जब हम क्या करेंगे, लेंथ जो है बॉक्स की उसको क्या कर देंगे, इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर देंगे, और जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे वो क्या होती जाएगी, क्वांटाइजेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे बॉक्स की लेंथ को कम करते जाएंगे तो क्वांटाइजेशन जो है बढ़ती जाएगी, और या फिर क्वांटाइजेशन होती जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब एक आखिरी बात करते हैं कि अगर हमने 3 चीज़ों के लिए पढ़ा था, है ना, एक तो एनर्जी का जो डिपेंडेंस था वो पढ़ा था हमने क्वांटम नंबर n पे, एक पढ़ा था l पे, और एक हमने पढ़ा था मास पे। मास से क्या मतलब है, m ज़्यादा होने का मतलब है लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, जब हम लेंथ को इनफाइनाइट कर सकते हैं तो हम इसको भी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट नहीं बोल देते पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं अगर कि लार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल की उसमें कंपैरेटिवली तो क्या है, ये एक लार्ज ऑब्जेक्ट ही है। तो अगर मैं इसको बढ़ा दूँ इसके मास को तो क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, वहाँ पे जो क्वांटाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। और यही हमने पढ़ा था जो
अपनी क्या होता है क्लासिकल मैकेनिक्स होते हैं, उसने क्या किया था, क्वांटाइजेशन का तो कोई टर्म एक्सप्लेन किया ही नहीं था, लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए तो ऐसा कुछ टर्म होता भी नहीं है, सिर्फ वो किसके लिए होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए होता है। तो ये उस वाले रूल को भी क्या कर रहा है, सही प्रूव कर रहा है, ठीक है, या फिर उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, मतलब उसको ओबे कर रहा है ये, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ से हो गई। ये किसने कहा था, बोर ने कहा था ना, बोर का प्रिंसिपल था ये, ठीक है। आगे ये बात समझ, ठीक है, ओके। तो अब एक चीज़ पढ़ते हैं हम, इसी के अंदर बता देते हैं वो वाली। तो एक ना मैंने आपको बताया कि एनर्जी है ना, n=0 है अगर, तो एनर्जी जीरो होती है। एनर्जी जीरो होने का मतलब है जो फंक्शन है वेव फंक्शन वो जीरो हो रहा है, और ये वेव फंक्शन जीरो तो एक्सेप्टेबल था नहीं, ये क्या नहीं था, जीरो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ, जो एनर्जी है वो कहाँ से शुरू हुई, n=1 से हम मानते हैं कि वो शुरू होते हैं, और जहाँ पे ये इससे शुरू हुई है और ये क्या बोली जाती है, जीरो पॉइंट एनर्जी बोली जाती है। ये नहीं है कि जीरो पे कितनी है, सबसे लोअर वाली जो एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, वो कौन सी होती है, अपनी जीरो पॉइंट एनर्जी। मतलब जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी लेवल जो है वो क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है कोई भी पार्टिकल, अपनी जीरो पॉइंट एनर्जी है, ठीक है। और वो क्या है, हमारी 1 पे शुरू हो रही है, ठीक है, क्योंकि जीरो पे तो वेव फंक्शन ही जीरो हो जाएगा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, n वहाँ पे जो n=1 है वो हमारा जीरो पॉइंट एनर्जी होगा, ठीक है। और जीरो पॉइंट एनर्जी की वैल्यू की बात करें तो फिर वो क्या हो जाएगी, n²h²/8ml² था। अब n=1 से बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो h²/8ml² जो हमारी क्या हो जाएगी, ZPE हो जाएगी। ZPE मतलब जीरो पॉइंट एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो पॉइंट एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, h²/8ml², ठीक है। यहाँ से आपका जीरो पॉइंट एनर्जी वाला भी टॉपिक कवर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं वेव फंक्शंस के बारे में, इसके बारे में बात कर लेते हैं, वेव प्लॉट्स, वेव फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी और जीरो पॉइंट एनर्जी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो आप एक बार बताएं, हम कोशिश करेंगे उसको समझाने का, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, वेव प्लॉट्स पढ़ने हैं, या फिर वेव फंक्शन प्लॉट्स बोल देते हैं। क्या पढ़ना है हमें, वेव फंक्शन प्लॉट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, वेव फंक्शन प्लॉट्स पढ़ने हैं। तो बच्चों क्या होता है कि वेव फंक्शन प्लॉट्स पढ़ने का इकलौता सा मतलब आपको समझ आ जाएगा, अभी बताते हैं, ठीक है। देखो हमने एक वेव फंक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अंडर द रूट, ये तो याद कर लो, ठीक है, याद कर लो क्या वैल्यूज थी, एनर्जी क्या है, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है, वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या है, ठीक है, याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, कंफ्यूज नहीं होंगे फिर आप एग्जाम में। तो ये हो गया हमारे पास वेव फंक्शन, ठीक है। तो क्या होता है कि वेव फंक्शन और एक होता है प्रोबेबिलिटी, जो क्या होते हैं, इसका स्क्वायर होते हैं ना, इसका क्या होती है, स्क्वायर होती है। तो ना हमें कुछ ऐसे प्लॉट्स डिराइव करने हैं जो हमें ये बता सकें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, मतलब ये इस तरीके से हमें बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है या नहीं है। अब वो कैसे बताएंगे, तो अगर मैं बात करूँ साइन 0 की, तो साइन 0 पे 0 होता है, साइन 90 पे 1 होता है। तो 90 पे 1 मैक्सिमम वैल्यू है ना, बाकी 0 से 1 के बीच में तो ऐसे इंक्रीज करते जाते हैं ना वैल्यू, 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, ऐसे इंक्रीज करते जाते हैं ना साइन में एंगल्स की वैल्यू। तो अगर मुझे हायर वैल्यू देखनी है, मतलब साइन πx/l है, वो हायर कब होगा, वो हायर तब होगा जब साइन की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। जब साइन की वैल्यू क्या होगी, πx/l है, ये हायर कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 90। 90 का मतलब क्या होता है, π/2 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, n π/l n=π/2 ऐसे हो जाता है ना, हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना। तो अगर मुझे हायर वैल्यू निकालनी है इसकी, तो मेरे पास क्या आ सकता है, यहाँ से हायर वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, मतलब ये वाली वैल्यू कहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी। तो यहाँ से क्या आ गया, मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। कैसे मिलेगी, पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है, l=2n/, या फिर ऐसे करें आप, x= कितना हो जाएगा अपना, l/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x= कितना हो जाएगा हमारे पास, l/2 हो जाएगा, πx/l था ना वो। अब हमने क्या किया, अगर हम किसी पर्टिकुलर के लिए पढ़ रहे हैं, मान लो हम कोई भी वैल्यू उठा रहे हैं यहाँ पे, तो n तो हमें यहाँ से हटाना ही पड़ेगा ना, ये वैल्यू आई है तो l तो हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू l/2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्लॉट डिराइव करूँ, वेव प्लॉट्स डिराइव करूँ, वेव फंक्शन प्लॉट्स, तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी, ये रिलेशन मान लो ये साइन ऑफ x, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रही है, l/2 जो है ना मैक्सिमम मिल रही है वैल्यू l/2 पे, 0 to l, l/2 कहाँ है, यहाँ है l/2, मैक्सिमम मतलब कुछ यहाँ पे। अब देखना है कि 0 और l पे कितनी है, तो 0 पे होने का मतलब क्या है, 0 पे कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये 91 होता है, 0 कितना होता है, 0 ही होता है, पाई भी कितना होता है, 0 ही होता है, पाई पे भी 0, इस पे भी 0, तो 0 का मतलब क्या है, ऐसे कुछ ऐसे,
ठीक है, एक कुछ ऐसे ही बनेगी। ये थी हमारी वेव फंक्शन के लिए। अब हम निकालना चाहें टू के लिए, वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम किसके लिए निकालना चाहें, टू के लिए। टू मतलब क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या ये क्या है, ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल या फिर फर्स्ट, इसको एक्साइट ग्राउंड लेवल बोले, ग्राउंड एनर्जी लेवल। और अब हम अगर निकालना चाहें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, किसके लिए निकालना चाहें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। अब बताओ ग्राउंड लेवल है तो कहोगे कि n जीरो है। अरे कैसे जीरो है, जब हमने कहा जीरो पॉइंट एनर्जी वेव फंक्शन जीरो आ रहा था जीरो पुट करने से, तो यहाँ पे तो क्या होगा, n1 होगा। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, n इक्वल्स टू 2 होगी। 2 होगी तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे वहाँ पे 1 था, 1 के लिए निकाल रहे थे, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। l की वैल्यू तो 2n/l आई थी ना, 2l/x आई थी ना, या फिर x की वैल्यू कितनी आई थी, कितनी आई थी हमारे पास, l/2। ठीक है, कितनी आई थी, l/2 इसके लिए आई थी तो n1 के लिए आई थी, इसके लिए आई थी n1 के लिए आई थी। 2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 2l हो जाएगा, 2l हो जाएगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे हम निकाल लेंगे। अब निकाल के दिखा देते हैं सिर्फ इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की ही। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालें अगर हम, तो वो कितनी हो जाएगी, ये है ग्राउंड एनर्जी लेवल के लिए। ठीक है, ग्राउंड एनर्जी लेवल। अब हमें किसके लिए निकालनी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालनी है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्या होगी, साइन 90 पे 1 होता है। साइन 90 पे कितना होता है, 1 होता है। तो पुट कर देते हैं, कितनी होएगी, साइन 2πx/l इक्वल्स टू कितना था, साइन 90 मतलब π/2 इस पे होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2πx/l आ जाएगा इक्वल्स टू साइन π/2 आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि n/x होता है। 2 के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे 2 है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे तो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पाई से पाई कट गया और यहाँ पे आ गया 2 × 2 x इक्वल्स टू l/4 आ गया। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो l इक्वल्स टू 4 पे आएगी। यानी कि मैं अगर इसके लिए बनाऊँ ऐसे तो l इक्वल्स टू 4 का होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे l है, यहाँ पे बीच में कहीं l/2 है। ठीक है, और l/4 हमें कहाँ मिलेगा, l/4 हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ कुछ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ पे कुछ मिलेगा। l/4 हमें l/4 यहीं मिलेगा ना हमें, क्यों मिलेगा यहाँ पे, इसका और इसका हाफ क्या होगा, हाफ क्या होगा इसका, l/4 होगा ना। तो इसका मतलब वेव प्लॉट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए फिर यहाँ से यहाँ तक है तो इसका देख लेते हैं। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं हमें ऐसा मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे सीन है, यहाँ पे ये ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ है ना हमारे पास, ये यहाँ ऐसे मिलेगा या वेव प्लॉट जो है हमारा उधर जाएगा। यहाँ पे तो हमारी क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसके लिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, जब x की वैल्यू हमारे पास l/4 था तो हमारे पास क्या हुआ, क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैं वैल्यू पुट करूँ x इक्वल्स टू l/4 तो मुझे एक बात पता चली कि यहाँ पे ना l/2 पे 0 आ रही है। वो चीज़ क्यों आ रही है 0, क्योंकि मैंने पुट करके देखा, जैसे इसमें पुट करके देखा था ना, ऐसे ही पुट करके देखो। यहाँ पे अगर l/2 करा, यहाँ पे हमने कितना करा था, 0 करा था, l/2 कर लो, ऐसे l/4 के लिए निकाल लो, फिर ऐसे इसके लिए निकाल लो। ठीक है, जब हम इसके लिए निकालेंगे तो यानी कि क्या होगा, हमारे पास x की वैल्यू जो है वो कितनी होगी हमारे पास, इन दोनों के बीच में अगर हम निकाल लें, इन दोनों के बीच में, तो वो हो जाएगी 3l/4। कितनी हो जाएगी वो हमारे पास, 3l/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3l/4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 3l/4 और ये इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो है ना, ये यहाँ पे ये बोला जाता है नोड। क्या है ये, यहाँ पे नोड, इसके अंदर कोई नोड था नहीं था, ये वाले नोड्स नहीं, ये वाला एक नोड है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई। और मैं थर्ड के लिए बनाऊंगी तो वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नोड हो गए, यहाँ पे n1 था 0 नोड, n2 था 1 नोड, यहाँ पे n3 है तो 2 नोड। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं ना वो कितने होते हैं, n-1 होते हैं। नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं, n-1 होते हैं। कितने होते हैं नंबर ऑफ नोड्स, n-1 होते हैं। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। ये चीज़ें आप सोचेंगे कि मतलब कैसे ये कर रहे हो आप 3l/4। हमें ना ये जैसे हिट एंड ट्रायल वाला मेथड होता है ना, वो करके देखना होता है, वैल्यूज पुट करके देखनी होती है हमें। ठीक है, क्या करना होता है कि कब मैक्सिमम आएगी कब मिनिमम आएगी, तो यहाँ पे ऐसा करके देखना होता है। यहाँ से हो जाएगी ये चीज़ क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बचती है हमारे पास, सिर्फ वेव प्लॉट्स। क्या बचती है, वेव प्लॉट्स। वेव प्लॉट्स के अंदर कुछ नहीं करना होता हमें, स्क्वायर होता है तो जो भी चीज़ नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव इसके लिए तो ऐसा ही आ जाएगा वेव प्लॉट, यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ऐसे मतलब इस एरिया के अंदर। ठीक है, 2 के लिए निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी,
ऐसे था, अब यहाँ पे नेगेटिव था लेकिन यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। थर्ड के लिए निकालेंगे मतलब 3 के लिए निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे पूरी, ये बस हमारा क्या था, वेव की प्रोबेबिलिटी कर्व्स थी या फिर प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स थे, या फिर वो हमने पढ़ा पहले क्या, वेव प्लॉट्स पढ़े। अब यहाँ पे ना हमारे पास सिर्फ 2 छोटी चीज़ें रहती हैं बिल्कुल ही। पहली है नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। नॉन क्वांटाइजेशन क्या होता है, अगर हम क्या कर दें, नॉन क्वांटाइजेशन कब पढ़ी थी हमने, अभी तो पढ़ी थी, बस बता देते हैं, लेकिन एक टॉपिक मेंशन कर रखा है तो इसलिए बता रहे हैं। ये जो वेव प्लॉट्स है ना आपके, ये आपको सिर्फ आपके तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, आपको इतना नहीं करके दिखा गया, मतलब आपको समझ आना चाहिए, आपको ये कुछ नहीं करके दिखा के आना इतना, बस आपको ऐसे करके ऐसे छाप के आने हैं, ऐसे बन के लिए मेरे हिसाब से आपके हैं नहीं बिल्कुल भी ड्राइव वगैरह करने, और ऐसे बना के आने आपको एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो है वेव फंक्शन के लिए, और ये है प्रोबेबिलिटी कर्व्स, ऐसे बना के आने, बस आपको थोड़ा सा लिख के इनके बारे में हल्का हल्का कुछ लिख दो कि यहाँ पे कोई नोड नहीं है, 0 नोड है, यहाँ मतलब कहीं कोई नोड ही नहीं है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे 1 नोड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इसमें अच्छे से बताया हो कि ऐसे। नॉन क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, अगर हम नॉन क्वांटाइजेशन का पढ़ा था हमने पढ़ा था एनर्जी को लेंथ को इतना बढ़ा दो कि इनफाइनाइट कर दो तो क्वांटाइजेशन जो है वेनिश हो जाती है, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना है, लेंथ अगर नॉन क्वांटाइजेशन की बात करूँ तो ये पता लगा कि इनफाइनाइट कर दो। इनफाइनाइट करने का मतलब क्या है, जो हम 1D पार्टिकल पढ़ रहे थे किसी भी बॉक्स के अंदर, होल्स को हटा दो, होल्स हटेंगे तो पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, इधर से उधर कहीं भी जा सकता है, तो इनफाइनाइट इसकी वो है लेंथ है, मतलब इन्फिनिटी, कहीं भी जा सकता है, तो क्वांटाइजेशन अपने आप खत्म हो गई, हिस्सा खत्म हो गया क्वांटाइजेशन का, है ना, क्या हो गया, क्वांटाइजेशन का हिस्सा ही खत्म हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कह सकते हैं हम, फ्री हो गया है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नॉन क्वांटाइज्ड है, फ्री स्टेट में है, फ्री है पार्टिकल, कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है। लास्ट टॉपिक है इसका जो आज के लेक्चर का, वो है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ डायनामिकल वेरिएबल्स। तो इसके अंदर हमें क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी क्या होती है, स्क्वायर होती है ना, प्रोबेबिलिटी जो पढ़ी थी वो स्क्वायर होती है किसी भी वेव फंक्शन का, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करूँ तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या थी हमारे पास, बस ऐसे हमने निकालनी थी, साई स्टार ए साई डी टू, ये हमारी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी थी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे निकालनी थी हमने, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, बस इसको हम किस लिए कैलकुलेट करते हैं, जो अनसर्टेनिटीज़ वगैरह होती है ना, जो हिजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था पोजीशन और मोमेंटम के लिए, बस हम उसको यूज़ करने के लिए इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। बस यहाँ से वो क्या हो जाता है, क्वांटम मैकेनिकली वेरीफाई हो जाता है हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बस इतना बताता है। कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंस भी है कि भाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू से ये क्लियर हो रहा है, क्वांटम मैकेनिकली हम ये प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है। बस ये इतनी सी चीज़ हमें पढ़नी है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम के लिए पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ एक टॉपिक्स और बचते हैं हमारे, और हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हमें बताना है, क्वांटम मैकेनिकली कैसे बता सकते हैं, एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और कुछ एप्लीकेशंस पढ़नी है, हाइड्रोजन एटम पढ़ना है, जिस हाइड्रोजन एटम हो गया सफेरिक कार्बन, कई सारे टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। अभी हाइड्रोजन एटम है आपकी, ठीक है, शुरू। तो देखते हैं, अभी क्वांटम के कुछ एक लेक्चर्स और आएंगे, तो कोशिश करते हैं जल्दी से कुछ ही लेक्चर्स में हम क्वांटम को पूरा करा दें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई भी बात समझ नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही अपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स हर कोर्स की वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें जल्द से जल्द, ठीक है। सो थैंक यू।